हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है और कोशिका जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। डियर स्टूडेंट्स, जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं, चाहे पोषण हो, उत्सर्जन हो, गैसीय विनिमय हो, गति हो, वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं और विभिन्न अंग मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से ही संपूर्ण शरीर की संरचना बनती है। अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, वो है टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम स्पेशली इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ऊतक। कोशिका के बारे में हमने कई सारी चीज़ें, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, कोशिका विभाजन इट मीन्स समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से हम क्या समझते हैं। इन टॉपिक्स को हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर स्पेशली हम फोकस करेंगे टिश्यू या ऊतक को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोशिका की, लेकिन जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो उसे हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। सबसे पहले हमको ऊतक को समझना होगा। कोशिकाओं का समूह ही डियर स्टूडेंट ऊतक नहीं कहलाता है। एक राइट डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक संपूर्ण परिभाषा की हम बात करें, तो मैं कहूँगा कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार, आकृति में एक जैसी कोशिकाओं से बना हुआ है और एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या करता है? विशिष्ट कार्य करता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। यानी संरचना या आकृति में एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऐसा समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता हो, ऊतक कहलाता है। सबसे पहले हम एक कोशिका की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कोशिका के समूह की, तो जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऊतक। जो विशिष्ट आकार में एक जैसी कोशिकाएं हैं और विशिष्ट कार्य कर रहा है, ऊतक। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे जब ऊतक मिल जाएंगे तो ये अंग का निर्माण करेंगे, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो ये शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके अंदर उनका जो शरीर संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है। यानी उसमें बहुत सारे ऊतक होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। अंग तंत्र का मतलब जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो इस प्रकार के तंत्र कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे शरीर के अंदर गति है, अभी मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो ये सभी पेशी कोशिका के द्वारा संपन्न हो रही हैं। यानी हमारी गति या हमारा मूवमेंट जो होता है वो पेशी कोशिका के द्वारा संपन्न होता है। पेशी कोशिका का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं, हमारे किसी भी अंग से कोई भी सूचना मस्तिष्क तक जाती है तथा मस्तिष्क से किसी भी अंग तक आती है, तो वो आती है तंत्रिका कोशिका से। तो तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पादप ऊतक। ये ध्यान से समझें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये टॉपिक है, वो है पादप ऊतक। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वृद्धि या विभज्योतक ऊतक। पादपों में दो प्रकार के ऊतक हैं मोस्टली। पहला है वृद्धि या विभज्योतक ऊतक। नाम से पता लग रहा है, ऐसे ऊतक जो वृद्धि करते हैं विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं, या पादपों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वृद्धि सर्वाधिक होती है, वहाँ वृद्धि या विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं।
और दूसरा है वो है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक इट मीन्स जब विभज्योतक ऊतक विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं, यानी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और एटलीस्ट इस प्रकार की सेल्स का निर्माण हो जाता है, उसके बाद उनमें विभाजन नहीं होता, तो विभज्योतक ऊतक किस में परिवर्तित हो जाता है? स्थायी ऊतक में। किस में हो जाता है? स्थायी ऊतक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वृद्धि या विभज्योतक ऊतक की। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर जिन क्षेत्रों में विभाजन होता है, जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक विभाजन होता है या जो विभाजन क्षेत्र होते हैं, उनमें कौन सा ऊतक होता है? विभज्योतक ऊतक। अब विभज्योतक ऊतक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है विभज्योतक ऊतक। नंबर 1, ये क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, अभी एक चित्र के द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, और तीसरा है पार्श्वीय विभज्योतक। इसको एक डायग्राम से हम शो करेंगे, जो तीनों ही आपको समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये विभाजन क्षेत्र होता है जो प्लांट्स के अंदर रूट या स्टेम के अंदर होते हैं। सबसे ज़्यादा विभाजन या तो मूल में होगा या प्ररोह में होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें तीनों ही प्रकार के ऊतकों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विभाजन की क्रिया हो रही है। अब इसमें तीनों ऊतक शो कर रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। ये जो है इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, और ये है अंतर्वेशी विभज्योतक, और ये है पार्श्वीय, यानी बगल में होता है तो ये पार्श्वीय विभज्योतक। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर सी बात है कि जो विभज्योतक ऊतक हैं वो कहाँ पर हैं? विभाजन क्षेत्र में। और विभाजन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ होता है? या तो प्ररोह पे होगा। प्ररोह क्या होता है? पौधे का जमीन से ऊपर का पार्ट, या फिर मूल पे होगा। मूल क्या है? जमीन में नीचे पाए जाने वाला क्षेत्र जहाँ पर जड़ वृद्धि करती है, इसको हम जड़ कहते हैं। तो या तो यहाँ होगा विभाजन क्षेत्र या यहाँ, यानी पौधों में सर्वाधिक वृद्धि या तो यहाँ होगी और या यहाँ। तो दोनों ही स्थानों पर ये इस प्रकार से विभाजन क्षेत्र में विभज्योतक ऊतक होता है, जो 3 प्रकार का। अब इधर देखें, अगर मान लो जड़ के या तने के शीर्ष में वृद्धि हो रही है, तो उसका रीजन क्या है? शीर्षस्थ विभज्योतक। और मैं ये कह सकता हूं, अगर जड़ या तने की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसके लिए कौन सा ऊतक रेस्पॉन्सिबल होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक। तो अब आप समझ गए होंगे कि जड़ और तने दोनों की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसके लिए शीर्षस्थ विभज्योतक रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अगर जड़ और तने की परिधि, इट मीन्स उनकी मोटाई में वृद्धि हो रही है, अगर जड़ के और तने की मोटाई में वृद्धि हो रही है, परिधि में वृद्धि हो रही है, तो वो कौन सा ऊतक जिम्मेदार है उसके लिए? पार्श्वीय विभज्योतक। तो आप कह सकते हैं पार्श्वीय विभज्योतक के कारण जड़ की और तने की परिधि या मोटाई में वृद्धि होती है। और लंबाई में वृद्धि किससे होगी? जड़ की और तने की लंबाई में शीर्षस्थ विभज्योतक से। और जो पर्व संधियां होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे गन्ना सबने देखा होगा, गन्ने में इस प्रकार से गांठें होती हैं, तो इनको बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। और इसको बोलते हैं पर्व, यानी 2 पर्व संधियों के बीच में पाए जाने वाला स्थान क्या है? पर्व। और जो गांठ है उसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि। बांस के अंदर आपने देखी होगी, गन्ने के अंदर देखी होगी। तो यहाँ पर जो गांठ है या पर्व संधि है, तो पर्व संधि के पास जो वृद्धि है, यानी एक्स्ट्रा है ये वृद्धि, इस तने से थोड़ी ज़्यादा है ये वृद्धि, तो ये किसके कारण है? ये है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक के कारण। किसके कारण है? अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी एक ऊतक के बारे में पढ़ा है जो पादपों के अंदर पाया जाता है, वो है वृद्धि या विभज्योतक ऊतक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। अगर जड़ के और तने के
लंबाई में वृद्धि हो रही है तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक जिम्मेदार है इसके लिए। अगर उनकी परिधि या मोटाई में वृद्धि हो रही है तो पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक जिम्मेदार है उसके लिए। अगर पर्व संधि की मोटाई बढ़ रही है यानी पर्व संधि बन रही है तो इसके समीप जो अतिवृद्धि है वो किसके कारण, अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। जो दूसरे टाइप्स के ऊतक होते हैं, सेकंड जो टाइप है ऊतक का वो है स्थायी ऊतक। क्या है? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। आपको मैं पहले बता चुका हूं, शुरुआत में कोशिकाओं में ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर मैं विभज्योतक ऊतक की कुछ विशेषताओं की बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन ज़्यादा होता है उनमें कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको बार बार विभाजन करना है। इसके अंदर जो रिक्तिका है वो नहीं होती है, क्योंकि रिक्तिका स्थान घेरती है, कोशिका द्रव्य को कम करेगी, इसलिए रिक्तिका नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी कि रिक्तिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका, पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी होती हैं, लेकिन विभज्योतक ऊतक या विभज्योतक ऊतक जिन कोशिकाओं से बना होता है उन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है और जो रिक्तिकाएं हैं वो नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि इनमें विभाजन ज़्यादा होता है। अगर रिक्तिका बड़ी होंगी तो इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। और इस तरह की जो कई सारी विशेषताएं, लचीलापन इनमें ज़्यादा होता है, विभाजन करने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं विभाजन क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्थायी ऊतक की। जब सबसे पहले बात करें कि स्थायी ऊतक बनते कैसे हैं। जब विभाजन क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपना विभाजन करना बंद कर देती हैं और उनका जो जीव द्रव्य है वो थोड़ा सूखने लगता है और लचीलापन भी कम होने लगता है, रिक्तिकाएं बढ़ने लगती हैं। तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? स्थायी ऊतक में। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? स्थायी ऊतक के अंदर। और सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम सरल स्थायी ऊतक। क्या पढ़ रहे हैं? सरल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो कोशिका में एपिडर्मिस या पेड़ पौधों में किसके नीचे पाए जाएंगे? एपिडर्मिस के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे एपिडर्मिस क्या होती है। चाहे मैं पत्ती की बात करूं, चाहे मैं जड़ की बात करूं, चाहे मैं तने की बात करूं, तो जैसे जड़ तना पत्ती है उसकी हम टीएस काटेंगे। टीएस का मतलब उसका हम सेक्शन या काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे ऊपर एक लेयर होती है, सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इससे भी ऊपर वैसे एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, लेकिन ये सभी जगह नहीं होती है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ये सभी जगह नहीं होती। आप ऐसे समझेंगे सबसे बाहर एक परत होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। हिंदी में कहते हैं इसको बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। और इसके अंदर, इसके नीचे कई सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, कई सारी कोशिकाओं की परतें होती हैं, वो सभी कहलाती हैं सरल स्थायी ऊतक। क्या कहलाती हैं? सरल स्थायी ऊतक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप सरल स्थायी ऊतक भी समझ चुके हैं। सरल स्थायी ऊतक क्या होता है आप बताएंगे? एपिडर्मिस के नीचे कई परतें पाई जाती हैं, उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इसके सरल स्थायी ऊतक के प्रकार। तो सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है कोलेनकाइमा। पहला जो टाइप है सरल स्थायी ऊतकों का वो है कोलेनकाइमा। दूसरा है, ऐसे समझ सकते हैं, पहला है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा पहला, और दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन प्रकार हैं सरल स्थायी ऊतकों के। पहला कौन सा? पैरेनकाइमा। दूसरा कौन सा? कोलेनकाइमा। तीसरा कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आपको तीनों ही ऊतकों के बारे में समझ में आ जाएगा। आप इतना तो समझते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। लेकिन इनमें कोशिकाओं का समूह किस प्रकार का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेनकाइमा की। तो जो पैरेनकाइमा ऊतक होता है उसमें कोशिकाओं का जो आकार होता है, क्योंकि ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। तो जो पैरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक है उसमें कोशिकाओं का आकार हो सकता है अंडाकार। कैसा हो सकता है? अंडाकार हो सकता है।
गोलाकार हो सकता है। तो जो कोशिकाएं हैं वो अंडाकार हो सकती हैं और गोलाकार हो सकती हैं। किसमें? पैरेन्काइमा में। पौधे में सबसे ज़्यादा जो ऊतक होता है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा। नहीं, लचीलापन के लिए, दृढ़ता के लिए, लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? पैरेन्काइमा। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, पैरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा होता है। क्या होता है? अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा होता है और इसी के कारण इनमें क्या होता है? लचीलापन। तो पौधों में जहां भी, पौधे के जिस भाग में भी लचीलापन ज़्यादा है तो वहां कौन सा ऊतक होगा? पैरेन्काइमा। लेकिन इसका नाम भी अलग अलग हो जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है। जैसे अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में, पैरेन्काइमा ऊतकों की कोशिकाओं में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, तो इसे हम कॉलेनकाइमा कहते हैं या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा क्या है? तो आप बताएंगे अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। लेकिन कुछ जलीय पौधे ऐसे हैं जो जल में पाए जाते हैं, उनके अंदर वायु अवकाश ज़्यादा होता है क्योंकि उनको तैरने की ज़रूरत होती है, जल में वो तैरते रहते हैं तो उनमें वायु अवकाश ज़्यादा होता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को, अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में वायु अवकाश ज़्यादा है तो इसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर से बना है, एरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल स्थायी ऊतकों की, जिसमें पैरेन्काइमा हम पढ़ रहे हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं। पौधे के अंदर ऐसे स्थान जिनमें लचीलापन ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं तो पौधे की जो टहनी है वो लचीली होने के कारण टूटती नहीं है। अगर वो हार्ड होंगी तो वो टूट जाएंगी, लेकिन वो टूटती नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, लचीली हैं। उसका रीजन पैरेन्काइमा ही है। अंतर कोशिकीय अवकाश इनके अंदर ज़्यादा होता है, लचीलापन लिए हुए स्थानों पर ज़्यादा होती हैं। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अगर इसके अंदर एयर ज़्यादा है, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वायु अवकाश ज़्यादा है, तो इन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। अब इसी से संबंधित हम दूसरा पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो ऊतक है वो ऐसे स्थानों पर होता है पौधे के अंदर जहाँ कठोरता होती है। क्या होती है? कठोरता। लेकिन अगर मैं इसकी कोशिकाओं को देखूं तो इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन का जवाब होता है, किसका जवाब होता है? लिग्निन का। यानी कोशिका भित्ति इसकी कैसी होती है? मोटी। और अंतरकोशिकीय अवकाश बिल्कुल भी नहीं होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा, लेकिन ये लचीलापन नहीं होता इनमें। इसीलिए ये क्या है? इनकी कोशिका भित्ति। क्या है ये? कोशिका भित्ति। और ये किसका जवाब है इनके अंदर? लिग्निन। इसका जवाब है लिग्निन। और ये है इसके अंदर रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। ये कौन से ऊतक हैं? कॉलेनकाइमा। अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज कॉलेनकाइमा तो आप बताएंगे कॉलेनकाइमा की कोशिका आपस में सटी हुई होती हैं, इनमें अंतः कोशिकीय अवकाश नहीं होता। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई है? लिग्निन की। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर? आपने नारियल का जो ऊपर का कवच होता है या फिर नारियल के जो रेशे होते हैं आपने देखे होंगे, बहुत ही कठोर होते हैं। तो जो नारियल के रेशे हैं उनमें कॉलेनकाइमा टिश्यूज ही पाया जाता है। कॉलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक ही पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, उन्हें हम, वो किसके बने होते हैं? कॉलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसकी कोशिकाएं थोड़ी लंबी होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी। और दोनों तरफ से कैसी होती हैं? नुकीली। कैसी होंगी? नुकीली। और इनमें बीच में गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा। अंतर कोशिकीय गुहा पाई जाती है, बहुत ही छोटी, इस तरह से। और इसमें भी लिग्निन का जवाब होता है। किसका जवाब होता है? लिग्निन का। और ये भी पौधे के कठोर भागों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि कौन सी क्षेत्र में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कोई पौधा है, उसके फल, उसके बीज या कोई भी बीज या फल का जो कवच है उसमें जो हार्ड पार्ट होता है, बीज का कवच है,
फल का कवच है, उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। यानी उसकी कठोरता के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम स्थायी ऊतक के बारे में। सरल स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं अभी, फिर पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है कि कोशिकाओं का समूह एक ऐसा समूह जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है और एक विशिष्ट कार्य करता है, क्या कहलाता है? ऊतक। और पौधों में ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वृद्धि या विभजोतक ऊतक और दूसरे सरल स्थायी ऊतक या स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले हमने वृद्धि या विभजोतक ऊतक के बारे में पढ़ा। वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। अगर जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो शीर्षस्थ विभजोतक, अगर उनकी मोटाई में या परिधि में वृद्धि हो रही है तो पार्श्वीय विभजोतक, और पर्व संधि के अंदर अतिरिक्त मोटाई है तो वो अंतर्वेशी विभजोतक के कारण होती है। दूसरी बात, हमने विभजोतक ऊतक के बारे में पढ़ाया कि ये विभजोतक ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो कोशिकाएं लचीली होती हैं, कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता है, विभाजन की क्षमता ज़्यादा होती है और रिक्तता अनुपस्थित होती है। दूसरा हमने पढ़ाया आपको सरल स्थायी ऊतकों के बारे में। और सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों ही कहाँ पाए जाते हैं? किस तरह की इन ऊतकों की संरचना होती है और पौधों में इनकी क्या भूमिका होती है और कितने इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे व्हाट इज़ क्लोरेन्काइमा, व्हाट इज़ एरेन्काइमा, व्हाट इज़ पैरेन्काइमा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, इन सब में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको एक डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इतना ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसका आगे का जो टॉपिक है वो आपको, जो टाइप्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर किए जाएंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।